नमस्कार, मेरा नाम अनुराग दीक्षित है और आप सभी लोग उपस्थित हैं माय पाठशाला पर। उम्मीद है मेरी आवाज़ आप सभी तक सही ढंग से पहुंच रही होगी। 7 मार्च 2022-23 के सीजीएल मेंस के पेपर का डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम लोग 6 मार्च का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो एसएससी सीजीएल मेंस 2022-23 में पेपर हुआ है 6 मार्च को, उसके पेपर पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन थे, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, कहता है एक पिरामिड के आधार के रूप में एक समबाहु त्रिभुज होता है जिसमें से प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर होती है। इसका स्लैंट हाइट जो एज है, सॉरी स्लैंट हाइट नहीं, जो एज है वो 24 सेंटीमीटर का है। तो इस पिरामिड कि संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण सतह का मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पिरामिड होता है उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी कि टोटल सरफेस एरिया होता है, ये क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया बनता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस प्लस इसके साथ रहता है जितनी भी 3 फेसेस और होते हैं उनका क्षेत्रफल, यानी कि जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं पिरामिड के लिए। अब पिरामिड के विषय में थोड़ी जानकारी मैं आपको देता हूं, सवाल बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मैं पिरामिड की बात कर लेता हूं तो यहाँ पर मैंने एक पिरामिड ले रखा है। अगर ये पिरामिड है तो इसमें क्या चीज़ें कैसी हैं, इसका जो बेस है ना वो एक चतुर्भुज प्रकार का है। कैसा है? चतुर्भुज। तो अगर मैं इस चतुर्भुज की जगह एक ऐसा पिरामिड लेता हूँ जिसका जो बेस है वो समबाहु त्रिभुज हो, तो किस प्रकार से ये बेस आपको मिलेगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। ज़रा देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि कैसा क्या होने वाला है। अगर एक हमने ये पिरामिड ले लिया, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जिसका जो बेस है, ये जो बेस है ये कैसा है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा आपको 8 दे रखी है। यानी इस साइड की बात करें या इस साइड की बात करें या इस साइड की बात करें, ये प्रत्येक भुजा आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो एज है, एज का मतलब तिरछा हुआ किनारा, चाहे आप वो इस एज की बात करें ये भी एज है, चाहे इसकी बात करें ये भी एज है, और चाहे इसकी बात करें तो ये भी इसका एज है। तो ये आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अब ये बोला गया, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है। ये बोला गया कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो समझिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया। तो अगर मैं एरिया ऑफ बेस की बात करता हूं, आधार का जो क्षेत्रफल है, सबसे पहले अगर इसकी बात करेंगे तो आधार जो है इस पिरामिड का एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। और अगर इसकी मैं भुजा की बात कर लेता हूं तो जो भुजा है ना वो 8 सेंटीमीटर है। तो 8 का स्क्वायर मतलब 64 हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करने पर 16 आएगा, यानी 16√3 इसके बेस का एरिया हो जाएगा 16√3। अब इसका कर्व सरफेस एरिया अगर और पता चल जाए तो काम आसान हो जाएगा। देखिए कर्व सरफेस एरिया कैसे पता चलेगा, क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये जो अपने पास फलके हैं 1, 2 और ये जो सामने वाली फलक है 3, इसका एरिया चाहिए। अब इस एरिया को कैसे निकालना है समझिएगा बहुत ध्यान से। अगर मैं इसका एक फेस जो है, अगर मैं बाहर आपको लेकर बना दूं ऐसे त्रिभुज की शेप में, बाहर ले लेता हूं एक, ये ऐसे अगर मैं ले लूं तो मैं समझ पाऊंगा कि ये भुजा क्या होगी, 8 होगी। तो ये 8 हो गई। इसका जो एज दिया हुआ है वो एज कितना है, 24 है। मतलब आप इसको भी 24 कह सकते हैं, इसको भी 24 कह सकते हैं, किसी को भी आप 24 के रूप में जान सकते हैं। ठीक, अब बहुत ध्यान से समझना कि अगर मैं इसके वर्टेक्स से यानी शीर्ष से एक फलक के मिड पॉइंट पर, फेस है ना ये, एक फलक है ना ये, तो देखिए अगर मैं इसकी ऐसे बात करने जा रहा हूं, अगर मैं इसके यहाँ शीर्ष से इसकी एक फलक पर एक लंब परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से ऐसे डाल लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया निकालना आसान हो जाएगा। ये जो परपेंडिकुलर है ना आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा ऐसे। और अगर कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु है, क्योंकि अगर ये 24 थी तो ये भी 24 है, तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने की साइड पर एक लंब डाला जाता है तो वो इसको बाइसेक्ट करता है। तो
इसका मतलब ये साइड 4 हो जाएगी, ये साइड 4 हो जाएगी। अब अगर मेरे पास ये हाइट आ जाती है तो इस ट्राइंगल का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। एरिया कैसे निकलेगा, ये साइड कैसे निकलेगी, थोड़ा सा ध्यान समझना। इसका जो एरिया निकलेगा भाई 24 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे तब हमारे पास ये वाली साइड आ जाएगी, इसका जो परपेंडिकुलर है। तो 24 का स्क्वायर 576 और 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर रूट, यानी कि ये बन गया रूट ऑफ 560। अब अगर ये 560 बन गया तो 560 के फैक्टर करके हम इसका काम खत्म करने का प्रयास करते हैं। देखो 560 को आप कैसे और लिख सकते हो, 560 को लिखा जा सकता है 7 गुणे में 80, 8 सते 56, 7 गुणे 80 लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब अगर हम 80 को कुछ लिखना चाहें तो 80 को हम लोग 16 गुणे 5 भी लिख सकते हैं। 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे में 5। अब 16 का स्क्वायर रूट आसानी से निकाला जा सकता है, कितना बन जाएगा 4, और अंदर क्या हो जाएगा रूट 35। यानी जो इस पिरामिड की एक फेस है, एक फेस, पिरामिड का एक फेस, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पिरामिड का जो एक फेस है उसका जो परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर, ये आपके पास 4 रूट ऑफ 35 आ गया। कितना आ गया, 4 रूट 35। अब अगर इस एक फेस का मैं एरिया निकालता हूं, एक फेस का एरिया ऑफ अ फेस, यानी एक फलक का क्षेत्रफल पिरामिड के, एरिया ऑफ फेस क्या बनेगा मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझना सब्र के साथ, क्योंकि सवाल अच्छा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ फेस क्या बनेगा 1/2, बेस का मतलब हो जाएगा 8, और हाइट कितनी निकल आई है 4 रूट 35, 4 रूट 35। 2 से काट लेंगे 4, 4 चौको 16, 16 रूट 35 हो जाएगी इसका क्षेत्रफल एक फेस का। और ऐसे ही कितने फेस होते हैं ट्राइंगल में, मतलब पिरामिड में, तो आप बोलोगे पिरामिड में फेस उतने ही होंगे जितना उसके बेस में भुजाएं होंगी। तो बेस इसका समबाहु त्रिभुज था, 3 भुजाएं थी, तो फेस कितने होंगे, 3 होंगे। एक फेस का क्षेत्रफल 16 रूट 35 है, तो 3 फेस का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16 रूट 3 गुणे 3, यानी कि यहां से आपके पास 16 रूट 3 रहेगा और यहां पर आपके पास आ जाएगा 48 रूट 3। क्या आ जाएगा 48 रूट 3। तो इस पूरे पिरामिड का जो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 16 रूट 3 प्लस 48 रूट 3। अब जरा थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। हम लोग वापस जाते हैं, यहाँ पर आपके पास 24 रूट 35 था ना, 16 रूट 35 था, तो इसको हम लोग रूट ऑफ 35 लिखेंगे और इंटू 3 लिखेंगे, तो ये 48 रूट 35 बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा 48 रूट 35। तो अगर हम देखें हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पहले थोड़ी सी चीजें यहाँ पे भी लिख देंगे कि इसका जो एरिया ऑफ बेस बना था वो क्या बना था 16 रूट ऑफ 13 प्लस कर्व सरफेस एरिया क्या बना है, कर्व सरफेस एरिया बना टोटल 48 रूट 35। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यही इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा और आपका आंसर किस ऑप्शन के साथ चला जाएगा, आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ठीक। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था, मेंस के लायक क्वेश्चन था, क्योंकि पिरामिड का था, थोड़ा सा चीज़ों को आपको समझकर काम करना होगा। अगले प्रश्न पर चल लेते हैं। जैसे ये एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था मेंस 6 मार्च में, x और y का उच्चतम सामान्य गुणक 15 है। उच्चतम सामान्य गुणक का मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF की बात कर रहा है। 15 है तो कह रहा है 36x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर और 81x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का HCF किसके द्वारा डिवाइड होगा, ऑप्शन आपके पास है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझते हैं, बहुत कोई कठिन नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपके पास कुछ संख्याएं हैं, अभी इस सवाल पर हम लोग आएंगे, पहले इस बात को समझने का प्रयास करो जो मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे मैंने बोला आपके पास एक संख्या 13 है और दूसरी संख्या भी 13 है, तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, तो निश्चित बात है आप आसानी से बता दोगे कि सर इन दोनों का HCF 13 ही होगा। कितना होगा 13। मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ एक संख्या 14 है, दूसरी संख्या भी 14 है, तो इन दोनों का HCF क्या होगा, तो बोलोगे आप 14 ही होगा। मैक्सिमम हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, राइट ना, यही HCF होता है। अब दो संख्याएं अगर मैं लिखता हूं x और y है और इनका HCF जो बोला गया है वो 15 है। क्या बोला गया, HCF 15 है। तो क्या हम ये बात नहीं मान सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं आपस में अगर हम इनको बराबर कर लें,
हमने कहा कि ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं और HCF 15 है, तो मैं ये बोला कि ये संख्या भी 15 मान लेते हैं और इस संख्या को भी हम 15 बोल लेते हैं। तो अब 15 और 15 का HCF 15 है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा 36x² - 81y² और इसका HCF किसके द्वारा डिवाइड होगा। अब अगर हम ये बात करें कि हमने x को y के बराबर मान लिया है, हमने क्या मान लिया है, x को y के बराबर, तो अगर x y के बराबर हो गया है तो ये 36x² है या 36y² कर लो, दोनों में किसी एक को करो, और ये 81 है। 81 में अगर आप 36 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, या इसको इस तरीके से देख लो फैक्टर करके कि ये लिखा है आपके पास 6x का होल स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर, तो a² - b² से ये a + b होगा, ये a - b होगा, a - b होगा। सेम कंडीशन आप यहां पर देखेंगे तो ये होगा 9x माइनस का 3y या प्लस का 3y पहले, और दूसरे में क्या होगा 9x माइनस का 3y, ये होगा। तो पहले हम अगर इसी की बात कर लेते हैं, x बराबर y है, तो अगर x बराबर y है तो 9 और 6 15x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, 15x हो जाएगा। अगर यहाँ देखें तो ये 3x हो जाएगा। x बराबर y अगर मैं मान लेता हूँ तो ये 9 में से 6 माइनस करेंगे 3x। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं ये बात जानना चाहूँ कि ये 15x हो गया या 3x हो गया, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12x दोनों को जोड़कर, और यहाँ क्या आएगा 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6y आएगा या 6x आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा। अब अगर आप ये देखो कि इन दोनों का अगर आपको HCF चाहिए, क्या चाहिए भाई HCF, 15x गुणे 3x है और साथ में 12x गुणे 6x है। अगर इन दोनों का HCF हम निकालें तो हमारे पास HCF के रूप में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर। तो 3 और 5 में अगर हम देखें तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 इससे ले लिया, 3 इससे ले लिया, 9 इससे हो गया। बोले हाँ सर 9 हो गया 9। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर अपने पास क्या कॉमन रहेगा, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। बोले हाँ सर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 15 गुणे 3 में भी 9 है और 12 गुणे 6 में भी 9 है। तो HCF के रूप में 9 आ जाएगा और x भी आ जाएगा, तो 9 गुणे x इनका HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 गुणे x इन दोनों का HCF हो जाएगा। अब x का मान किसके बराबर है, x बराबर y है और उसका अगर HCF 15 दिया है तो x का मान क्या है 15 है। तो 9 गुणे 15 जब आप करोगे तो आप ये बोलोगे कि ये जो दोनों व्यंजक दिए हुए हैं ना, 36x² - 81y² और 81x² - 9y², ये हमेशा जो इनका HCF होगा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 135 से डिवाइड होगा। ये भी कुछ अच्छा प्रश्न था जो कि आपसे मेंस की परीक्षा 6 मार्च में पूछा गया था। हालांकि इसमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 80 लीटर दूध के घोल में 60% दूध है, तो घोल में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध और मिलाया जाएगा। इस सवाल को पढ़ते पढ़ते ही इसका आंसर आ जाना चाहिए कि सर 80 लीटर दूध और मिलाया जाएगा। कैसे मिलाया जाएगा समझना जरा। शुरुआत के 80 लीटर में मैं बात करूं, अगर शुरुआत के 80 लीटर में जो रेशियो अगर मैं ले लेता हूं मिल्क एंड वाटर का, तो वो रेशियो आ रहा है 60% दूध है तो 40% पानी होगा। मैं इसको बात कर लेता हूं, तो 60 और 40 का रेशियो क्या होगा, 3 और 2। भाई अगर 60% दूध है तो 40% कुछ और चीज़ होगी, पानी या कुछ और चीज़। तो अगर मैं इसका रेशियो ले लेता हूं तो 20 × 60 और 20 दूनी 40, यानी कि 3 और 2 होना चाहिए। बोले हाँ सर 3 और 2 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 3 और 2। ठीक है, देखिए अब 3 और 2 होने का मतलब 5 यूनिट का मान आपके पास 80 लीटर है। 5 यूनिट का मान अगर 80 लीटर है तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से तो 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16। तो इसका मतलब ये 48 के हिसाब में होगा और ये क्या होगा, 32 के हिसाब में। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, मैं लिख के इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपकी समझ में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब दूध को 80% बनाना है, तो अगर 80% दूध होगा जो चीज़ बनाई जा रही, तो उसमें 20% तो कोई दूसरा तत्व होगा ना। तो इसका रेशियो क्या मिलेगा, 4 और 1 का, है ना। यानी जो रेशियो हमको चाहिए वो रेशियो है 4 और 1 का।
अच्छा, 3 और 2 के रेशियो से 4 और 1 का रेशियो बनाया गया है, तो इसका मतलब इसमें दूध मिलाया गया है। तो जो दूसरी चीज़ है पानी, जिसको हम मान के चलते हैं, उसकी क्वांटिटी में तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी होना चाहिए, तो 2 यहाँ भी होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। ठीक, अब आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि अब हमारे पास ये 2 से बराबर हो गया। मिल्क क्या हुआ, 3 से कितने यूनिट हो रहा है, 8 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट मिल्क मिलाया गया है, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80 लीटर है। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि अगर 5 यूनिट की वैल्यू 80 लीटर है, तो आप ये कहोगे कि 80 लीटर दूध मिला के ही नए बने मिश्रण में दूध का प्रतिशत 80 किया जा सकता है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत दम नहीं थी, लेकिन करा जा सकता है आसानी के साथ। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में अंकित वर्ग का परिमाप क्या होगा। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। एक वो है, सर्किल है, जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस वर्ग में एक वर्ग इस वृत्त में एक वर्ग बनाया गया है। क्या बनाया गया, इस वृत्त में क्या बना दिया गया है, एक वर्ग बना दिया गया है। और क्योंकि आपसे ये बोला गया कि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो अगर वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का जो परिमाप होगा, क्या होगा, वृत्त का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। यस और नो, वृत्त का जो डायमीटर होगा वो 10 सेंटीमीटर का होगा। अब निश्चित बात ये समझ में आएगी कि अगर वृत्त का डायमीटर, वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होनी चाहिए भाई। अगर वर्ग है तो प्रत्येक भुजा बराबर होगी, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो अगर यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि x का जो मान होगा 5√2 होगा। क्या होगा x का मान, 5√2, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा 5√2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी समझो, अगर हम इसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा लें तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर किसके होगा, 10 का स्क्वायर यानी 100 के होगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा आपके पास कितना, 100। तो x स्क्वायर का मान आप देखेंगे तो x स्क्वायर का मान 50 आ जाएगा, और अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो x बराबर आपके पास 5√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5√2, यानी हर एक भुजा आपके पास 5√2 होगी। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक, अगर वर्ग की प्रत्येक भुजा 5√2 हो गई तो आपसे पूछ रहा था वर्ग का परिमाप 4 इंटू साइड होता है, तो 4 की जगह 4, साइड की जगह 5√2, तो 5 चौको 20√2 जो है इस वर्ग का परिमाप हो जाएगा। हालांकि ये सवाल मात्र 5 सेकंड का है, इससे ज़्यादा कि अगर इस सवाल में टाइम लगता है तो आपकी तैयारी फिर मेंस लायक नहीं है। क्या आ गया, 20√2। ठीक है, लेकिन हमें समय या लिखने में इसलिए लगता है क्योंकि मुझे एक एक चीज़ आपको समझा कर बतानी होती है। ठीक है, 5 सेकंड का सवाल था, इससे ज़्यादा ऐसे सवालों में टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर बात करते हैं। मेंस का सवाल हम लोग 6 मार्च का जो 2022-23 CGL मेंस हुआ था उसके 6 मार्च के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। ठीक है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 126 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए। तो अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूं सिलेंडर के, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh। फार्मूला याद है, बोले हाँ सर याद होना चाहिए। ये आपको दे रखा है 126 पाई के बराबर। तो पाई से पाई का गेम अगर हम खत्म कर लेते हैं कि पाई से पाई खत्म हो जाएगा। h आपको 14 दे रखा है, h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 से इसको काटोगे, 14 9 में 126 हो जाएगा। तो r जो हो जाएगा, r यानी जो त्रिज्या आ जाएगी वो 9/2 आ जाएगी, 9/2 यानी 4.5 कह सकते हो। अब क्या कह रहा है, इस बेलन का वॉल्यूम क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन होता है πr²h। सारे ऑप्शन पाई के साथ है, इसलिए पाई को डिस्टर्ब नहीं करना है। r कितना आया है, 9/2 स्क्वायर कर लेंगे, 81/4 हो जाएगा। h आपको 14 दिया है, कितना दिया है, 14 दिया है h। ये हो जाएगा उस सिलेंडर का वॉल्यूम, आयतन, πr²h। ये बात समझ में आ गई। सॉल्व करना है, आंसर लिख लेना है। आपका आंसर 283 सही 1/2 हो जाएगा। आपको दिखने लगा होगा जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे। देखो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते ये हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 बटे में 2 और पाई, और 567/2 पाई का मतलब होता है 283 सही 1/2। तो इसको आप 283 सही 1/2 पाई भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही था।
ठीक है, तो इसमें भी बहुत कोई दम नहीं थी, सवाल ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। एक ये सवाल दिया गया था, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इसी को सरल करना है ताकि आपको दिखने लगे एटलीस्ट, ठीक है, सारे ऑप्शन के साथ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब थोड़ा सा ठीक है मामला। ठीक है, क्या है 225 मतलब 15, 225 का मतलब 15, 15 इसमें जुड़ेगा तो 169, 169 का मतलब 13, 13 इसमें जुड़ेगा तो 121, 121 का स्क्वायर रूट 11, 11 इसमें जुड़ेगा तो 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 इसमें जुड़ेगा तो 16, 16 का वर्गमूल 4। यानी ऊपर जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास 4 आ जाएगा। नीचे की बात करते हैं। रूट के अंदर 16 लिखा है प्लस 19.25 गुणे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो अगर 16 16 इसमें से कॉमन हो गया तो 16 जब बाहर आएगा स्क्वायर रूट के तो 4 आ जाएगा। अब रूट के अंदर की बात करते हैं तो यहाँ तो 1 बचा होगा, फिर उसके बाद 19.25 लिखा है। तो अगर हम 19.25 में 1 को जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा 20.25, और 20-25 का अगर आप वर्गमूल लेते हो सिर्फ 20-25 का तो ये होता है 4.5। कितना होता है 4.5। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था सिर्फ इतनी छोटी सी बात कि आप इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो, इस पूरे की जगह लिख सकते हो 4.5। क्या लिख सकते हो 4.5। बस ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/4.5 आएगा, और 1/4.5 के लिए आप 2/9 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 2/9। तो आपका आंसर हो गया 2/9, बी इज राइट आंसर। बस इतना सा ये सवाल था भाई। 1/4.5 लिखा है, आपको पता होना चाहिए कि 9/2 का मतलब तो 4.5 होता है ना। तो अगर मैं इसको 1 में लिखना चाहूं तो 9/2 को पलट कर लिखना पड़ेगा, रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। तो उत्तर क्या बन जाएगा 2/9। बोलो क्लियर है क्या बच्चे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है ए बी एंड सी इन्वेस्टेड अ कैपिटल इन अ रेशियो ऑफ 3, 4 एंड 8। एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्न दे रिसीव द प्रॉफिट इन अ रेशियो ऑफ 2, 3, 5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट टाइम या इन्वेस्टेड टाइम। उनके निवेश के समय का अनुपात क्या होगा। तो पार्टनरशिप का बहुत बेसिक सी बात पर आधारित ये क्वेश्चन है। क्या बेसिक सी बात है कि जब कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही क्या होता है प्रॉफिट के इक्वल होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही किसके बराबर होता है प्रॉफिट के इक्वल होता है। ये बात आप सबको पता होगी, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर अपने पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो है, टाइम का रेशियो निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से टाइम की बात कर लेता हूँ तो टाइम क्या होगा प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट होगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। सिर्फ हमको इतना ही काम करना है कि प्रॉफिट के रेशियो से में इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड करते हुए चलना है। तो अगर 3 लोग थे ए बी और सी, तो ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, ए का इन्वेस्टमेंट 3 है और ए का जो प्रॉफिट है वो 2 है। तो ये हो जाएगा 2/3। बी का प्रॉफिट कितना है 3 है, इन्वेस्टमेंट 4 है तो 3/4। सी की बात करते हैं, सी का जो प्रॉफिट है 5 के रेशियो में, इन्वेस्टमेंट 8 के रेशियो में, तो 5/8। अब ये जो आपके पास रेशियो आए हैं ये फ्रैक्शन वाले रेशियो आए हैं। इसको एक इंटीजर के रेशियो में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा भाई 3, 4 और 8 का एलसीएम अगर लेंगे तो 24 होना चाहिए। अब अगर ये एलसीएम आपके पास 24 हो गया है, कितना हो गया एलसीएम 24, तो 3 से 24 कटा 8 बार में, 8 का गुणा 2 में कर लेंगे तो 16। 4 से 24 कटेगा 6 बार में, 6 का गुणा 3 में तो 18। 8 से 24 कटेगा 3 बार में, 3 का गुणा 5 में तो 15। यानी आप ये बोलेंगे कि उनके जो टाइम का रेशियो होगा यानी इन्वेस्टेड टाइम का रेशियो होगा वो 16, 18 और 15 के रेशियो में होगा। 16, 18 और 15 के रेशियो में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इतनी सी बात पर ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे एसएससी सीजीएल में 6 मार्च को पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है भाई The probabilities of solving a problem by 3 students A, B and C
3/7, 5/9 and 1/5 respectively. The probability that the problem will be solved. उस प्रश्न को हल करने की प्रायिकता क्या होगी, ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। प्रायिकता की अगर मैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मैं आपको ये बताऊं, किसी भी चीज के होने की जो प्रायिकता होती है, अगर मैं उसे बोलता हूं कि P ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट के होने की जो प्रायिकता होती है, अगर मैं ये लिख लेता हूं PE, और उस इवेंट के होने ना होने की जो प्रायिकता होती है उसको मैं बोल लेता हूं E, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ना होने की प्रायिकता E डैश कर लेता हूं। तो आप याद रखना हमेशा, किसी इवेंट के होने की और किसी इवेंट के ना होने की जो प्रायिकताएं होती हैं, इनका जो योग होता है वो हमेशा 1 होता है। हमेशा क्या होता है? 1, हमेशा 1 होता है। अच्छा, यहां पे कह रहा है कि इन तीनों बच्चों के द्वारा उस क्वेश्चन को हल करने की, सॉल्व करने की प्रायिकता क्या है। तो एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करिएगा, यह भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको चीजों को समझाएगा। ऐसा ही प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन 7 मार्च को भी पूछा गया था बर्नौली थ्योरम पर, वो भी अच्छा प्रश्न था। ठीक है, चलिए अब मैं बोलता हूं कि अगर A की बात हम कर लेते हैं तो A किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/7, यानी 7 में से 3 तरीकों से वो सॉल्व कर लेता है। प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है, ठीक। तो A को उसी क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगी, यानी कि 4/7 तरीके से वो प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसी तरीके अगर मैं B की बात कर लेता हूं तो B किसी क्वेश्चन को 5/9 तरीकों से सॉल्व कर लेता है। कितने तरीकों से सॉल्व नहीं कर पाता, 9 में से 5 माइनस हो जाएगा, 4/9 तरीकों से सॉल्व नहीं कर पाएगा। और अगर मैं इसी तरीके C की बात कर लेता हूं तो C 1/5 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, तो 4/5 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। अब हमसे कह रहा था उस क्वेश्चन को होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत ध्यान से सुनना। किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होता है नीचे टोटल आउटकम्स, आप लोग जानते होंगे टोटल आउटकम, नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिएगा, यानी सभी संभावनाएं, और ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है जितनी संभावनाएं उस चीज के होने के पक्ष में होती हैं, ठीक है, फेवरेबल आउटकम ये होता है। तो अब देखिए टोटल आउटकम कितनी होंगी उस प्रश्न को सॉल्व करने की। टोटल 7 है, 9 है, 5 है, तो 7 9 63, 63 गुणे 5 करेंगे तो 315, यानी टोटल आउटकम तो होंगे 315, यानी 315 कुल संभावनाएं होंगी होने की, मतलब कुल संभावनाएं 315। अब उसमें सवाल के होने की संभावनाएं कितनी है, तो अगर मैं सवाल के होने की, तो अगर मैं जैसे ये टोटल है 100%, तो इसमें अगर मैं ना होने की प्रायिकता घटा दूंगा तो मेरे पास होने की प्रायिकता आ जाएगी। ना होने की प्रायिकता कितनी है, 4 चौको 16, 16 चौको 64। ऊपर क्या आ जाएगा, होने की प्रायिकता, यानी कि टोटल में से ना होने की प्रायिकता जो कि 64 थी उसको मैंने माइनस कर दिया। तो 315 में से 64 माइनस करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा 256 या 205 में 51, 251, और नीचे क्या था 315, यानी कि उस प्रश्न के कुल होने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 251/315। बात समझ में आ गई, कितनी है 251/315। ऑप्शन नंबर C जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ये वाकई में एक ऐसा प्रश्न था जो बहुत सही पूछा गया था। बोलो ठीक है क्या, स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। रेशमा साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 45 किलोमीटर, कार के द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 80 किलोमीटर और पैदल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी औसत चाल निकालिए। तो एवरेज स्पीड सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि एवरेज स्पीड क्या होती है भाई। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की बात करता हूँ एवरेज स्पीड के लिए, तो टोटल डिस्टेंस क्या है 45 किलोमीटर, उसके बाद 80 किलोमीटर, तो 8 4 12, 125 हो गया, और 6 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस हो गई 131 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो टाइम लगा है उस टाइम की गणना करते हैं। देखिए क्या है, 45 किलोमीटर 15 की चाल से तय किया है तो 3 घंटे पहले हो गए, ठीक।
उसके बाद 40 किलोमीटर की गति से 80 किलोमीटर को तय किया है तो 2 घंटे और हो गए। फिर उसके बाद पैदल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 किलोमीटर की दूरी तय करी है तो 3 घंटे और हो गए। 3 3 6 2 8 हो गया। 131 गुणे 8, 131/8, 16 8 कितना होता है 128, यानी जो आंसर जाएगा वो 16 दशमलव कुछ करके जाएगा। तो आपके पास अच्छा एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 16 के बाद दशमलव में लगा है, तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो जाएगा कि उसकी एवरेज स्पीड होने वाली है 16.38 किलोमीटर प्रति घंटे। स्पष्ट है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, एक बेईमान डीलर अपने माल को 50% से अंकित करता है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर डिसऑनेस्ट डीलर मार्कअप हिज गुड्स बाय 50%, यानी वो अपने सामान के ऊपर 50% का मार्कअप लगाता है। कितने परसेंट का? 50%। बहुत ध्यान से समझना, मतलब अगर किसी वस्तु का सीपी अगर 100 है तो उस पर वो मार्कअप 50% करता है, तो जो मार्क प्राइस होता है वो कितना हो जाएगा 150। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये इसको मैं अगर ऐसे कह दूं कि सीपी 1000 है तो मार्कअप 50% कर लिया तो इसका जो मार्क प्राइस हो गया वो 1500 हो गया। ठीक है, आगे बात करता हूं। देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%, इसके बाद 20% का डिस्काउंट भी देता था। तो डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑफर ऑन मार्क प्राइस। तो यहां पर अगर उसने 20% का डिस्काउंट दिया तो 1500 का तो 20% कितना होता है? तो आप बोलोगे 1500 का 20% 300 होता है। 300 रुपए का डिस्काउंट होने के बाद उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य बनेगा वो 1200 रुपए बनेगा। यानी यहां तक में हम ये बात समझ पाए, आप भी समझ पाए होंगे कि 1000 रुपए की चीज को वो 1200 रुपए की बेचता है। करेक्ट है? यहां तक की इतनी बात का जो समरी निकली, 1000 की चीज 1200 की बिक रही है, ये दिख रहा है। आगे क्या कहता है? अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ही यूजेज अ फॉल्टी बैलेंस, वो दोषपूर्ण बाट का यूज करता है। रीड्स 1 kg फॉर 900 ग्राम, वो 1 किलो को क्या पड़ता है? 900 ग्राम पड़ता है। यानी अगर मैं ये बोलूं कि 1000 ग्राम चीज 1000 रुपए की हो, भाई मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं ये बोल दूं कि 1000 ग्राम चीज 1000 रुपए की है तो वो अपने ग्राहक को 1000 ग्राम चीज नहीं देता है, वो अपने ग्राहक को सिर्फ 900 ग्राम चीज ही देता है। और अगर 1000 ग्राम चीज 1000 रुपए की है तो 900 ग्राम चीज कितने की होगी? 900 रुपए की होगी या नहीं होगी? बोले हाँ सर होगी। इसका मतलब वो सीपी जो 1000 है वो एक्चुअल में 1000 की चीज दे ही नहीं रहा है, वो इसके एवरेज में कितने रुपए की चीज अपने ग्राहक को दे रहा है? बोले सर सिर्फ 900 रुपए की चीज दे रहा है। और 900 की चीज को देकर वो कितने की बेचने की बात होती है? 1200 की। 900 की चीज बेचता है 1200 में। अब इस पर आपको बताना है व्हाट इज द नेट प्रॉफिट परसेंट। तो अगर मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात ये कहूं कि अगर 900 की चीज जो है वो 1200 की बेची जाती है तो रेशियो ले लो, 2 0 से 2 0 काट दो, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, यानी 3 से 4। अब 3 से 4 होने का मतलब 1 का प्रॉफिट होगा 3 पर, और 1/3 का मतलब होता है 33, सही 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है। 33 होल 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है। बट ये बताना है राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, नियत पूर्णांक के जो उसमें आंसर देना है, तो नियत पूर्णांक आपका 33% हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दिस क्वेश्चन के लिए। ये भी अच्छा सवाल है, मैं ये कहूंगा कि ठीक सवाल था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि बी, कुछ गड़बड़ है क्या? यदि बी ए बी बराबर 12, सी ए बी 60 है। नहीं, नीचे आप हिंदी को मत देखो, यहां पर हिंदी में थोड़ा सा फॉल्ट है, आप इंग्लिश में क्वेश्चन देख लो। कह रहा इफ ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी है जो एंगल बी पर क्या है? एंगल बी पर समकोण बनाता है। किस पर? एंगल बी पर समकोण बनाता है। यहां पर ये समकोण बनाता है। अगर मैं इसको ए बोल दूं, ये बी हो गया तो ये सी हो जाएगा, राइट। अब कह रहा ए बी जो है 12 सेंटीमीटर है, ये साइड आपको 12 सेंटीमीटर की दे रखी है। एंड एंगल सी ए बी इज 60, सी ए बी ये कोण 60 डिग्री का है। अगर ये 60, ये 90, तो ये जो बचा होगा 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री का ही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आपसे कह रहा है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बीसी, ये लेंथ आपको निकालनी है, ये लेंथ क्या होगी? अब देखो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको पता है 10 का फॉर्मूला अगर इसमें हम लगा लेंगे तो काम हो जाएगा। 10 30 लगा लेते हैं। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 10 होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो 12 दिया है और बेस आपको निकालना है, तो जो x हो जाएगा यानी जो बेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12√3। कितना हो जाएगा? 12√3। तो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा।
या अगर आपको ये बात ध्यान हो कि एंगल 30 डिग्री होने पर, अगर आपको ये बात याद होती तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, क्या कि एंगल 30 डिग्री होने पर जो परपेंडिकुलर होता है और जो बेस होता है उसका रेशियो 1:√3 होता है। तो मैं ये बात कह सकता था कि अगर ये 1 के रेशियो में है और ये √3 का रेशियो है, ये क्या है, √3 है। ये बात भी कही जा सकती कि ये 1 का रेशियो है तो ये √3 का रेशियो होगा। तो अगर 1 की वैल्यू 12 है तो √3 की वैल्यू क्या होगी, 12√3 हो जाती है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप ये बात को याद रखे होते। ठीक है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर इसमें पेन चलेगा भी तो कोई बहुत आपत्ति नहीं होगी, बहुत समय की हानि नहीं होगी, लेकिन ये याद होना चाहिए। ठीक है, चलो एक फाइंड द नंबर ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 2700। एक बहुभुज है जिसके विकर्णों की संख्या निकालनी है और यह बोला गया कि उसके सभी अंतः कोणों का जो योग है वो 2700 है। कितना है, 2700। तो इस बात पर हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि सबसे पहले जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं इन अ पॉलीगन वो क्या होते हैं, n(n-3/2), n(n-3/2) ये होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स। n क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि सम ऑफ द इंटीरियर ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, सम ऑफ द ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का जो योग होता है वो होता है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। और ये किसके बराबर दिया है, ये 2700 के बराबर दिया है। तो 0 से 0 को काट लेते हैं, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, यानी n-2 आपके पास 15 है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 17। यानी कि उस रेगुलर पॉलीगन में, उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होने वाली है, 17। अब यही 17 की जो वैल्यू है ना, यही 17 हम उठाकर यहाँ पे रख देंगे तो 17 में से 3 माइनस होगा तो 14 बचेगा और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 119। यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल इन दैट पॉलीगन इज 119। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट। 119 विकर्ण होंगे उस डायगोनल में, बस इतना सा करना था। अगले प्रश्न पर आते हैं। बाकी कुछ ही प्रश्न अच्छे मतलब कैटेगरी के पूछे गए हैं जिसमें आपको हो सकता है दिमाग और पेन दोनों चलाना पड़े, लेकिन बाकी सारे प्रश्नों में अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो सारे के सारे प्रश्न बड़ी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, और एक्चुअल में ऐसा है ना कि जितने भी टीचर अध्यापक जो है यूट्यूब पर एसएससी के लिए मैथ्स पढ़ाते हैं उन सब ने ये करा रखा होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है, नई बात नहीं पूछी गई है कि कोई ये कहे कि मैंने ही कराया है। मैं देख रहा था टीचर्स ये कहने लगे, ये कह रहे हैं कि ये देखिए ये भी कराया है, ये देखिए ये भी कराया है, ये देखिए ये भी कराया है। तो भाई ये तो सभी ने कराया है, जिसने जिसने एसएससी के लिए पढ़ाया है उसने कराया ही होगा, निश्चित बात है। तो अब इस बात के लिए पर्टिकुलर अपने आप को श्रेय अगर देना है तो फिर दे ही लीजिए, क्या करा जा सकता है। 5 वर्षों में x रुपए की राशि पर साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/5 है। इस बात को समझिएगा, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, मतलब जो प्रिंसिपल होगा, जो मूलधन होगा वो 5 के रेशियो में होने वाला है और जो साधारण ब्याज है वो 2 के रेशियो में होगा। यानी 5 रुपए पर 2 रुपए क्या मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अगर 2 रुपए साधारण ब्याज 5 वर्ष में मिलता है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, बोलेंगे 2/5। भाई 2 रुपए 5 वर्ष में मिला है तो 1 वर्ष के लिए डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी थी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल, हमेशा मूलधन पे निकाली जाती है। तो ये हो गया 5। अब अगर इसे आप लिखोगे ना तो ये हो गया 2/25 और 2/25 का जो परसेंट वैल्यू होता है ये 8% होता है। बस इतना काम करना था इस सवाल में। हालांकि ये ओरल चीज है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो जो ब्याज की दर होगी वो कितनी हो जाएगी, 8%। भाई 2/25 लिखा है, इसको आप परसेंट में बदलोगे तो 100 से ही गुणा करोगे ना। 25 चौको 100, 4 दूनी 8। लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना होगा ना यहाँ पर ना एग्ज़ाम में। यही चीज़ आपको सिखाई जानी चाहिए, जो मुझे लगता है कि हर एक टीचर कहीं ना कहीं आपको डिलीवर करने का प्रयास कर रहा होगा, ठीक है। कुछ नहीं भी कर रहे हैं ठीक है। चलो हाँ, एक ये प्रश्न जो है मुझे वोडमास पे आधारित जो प्रश्न पूछा गया था
एक ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। अगर सभी लोग आप लोग ट्राई करो ना तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूं कि शुरुआत में यानी पहली बार में 99% बच्चे आप गलत करोगे। 99% बच्चों का ये गलत हो जाएगा अगर एक बार ट्राई करोगे। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो चैप्टर तो उनको ये लगता है कि बहुत सरल होगा, लेकिन क्या है ना कि डिस्टरबेंस हो जाती है। तो मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि जब कभी भी आप इसको देख रहे हो तो वहाँ पर रोकिएगा, पहले एक बार खुद से सॉल्व करिएगा और फिर देखिएगा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, बता तो मैं दे रहा हूँ, खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखो वोडमास ये कहता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के पास अगर विनिकुलम बार नहीं है, वी का मतलब विनिकुलम बार ऊपर बार वाली लाइन नहीं है, तो ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ऐसे ही चलता है। तो अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ब्रैकेट को सॉल्व करने पर देखते हैं क्या आता है। देखो ये 3 और माइनस का 6 लिखा है, ऐसे ही लिखा रहने दो। इसके बाद इस ब्रैकेट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये ब्रैकेट क्या बना रहा है, ये ब्रैकेट बना रहा है 9 2 11 और 3 14। क्या बना रहा है? 9 2 11 और 3 14 बना रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख ले माइनस का 14 लिख लिया, माइनस का 14। बहुत ध्यान से सुनना, ये ब्रैकेट बंद हो गया। डिवीजन का साइन था, डिवीजन का साइन एड इट इज लगा लोगे। फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर क्या आएगा, ध्यान से सुनना। -2 -1 मिलकर कितना बन जाएगा, -2 और -1 मिलकर हो जाएगा +2, +2 और 1 3, 7 × 3 21। यहीं पर जिसने गलती करी मुझे लगता है उसका क्वेश्चन गलत होगा। ये 21 हो गया। अब अगर ये 21 हो गया तो आपका काम सिर्फ यहां पर रह जाएगा, इसे आप कितना सॉल्व कर लेते हैं। देखो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट ही तो सॉल्व करना है। तो ये वाला ब्रैकेट देखो, ये 3 को ऐसे ही लिखा रहने देना, 3 माइनस 1, ये ब्रैकेट -6 है, ये ब्रैकेट क्या है -14। मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 84 आ जाएगा, लेकिन बाहर आपके पास माइनस लगा है। और यहां पर डिवीजन में आपके पास क्या है, डिवीजन में आपके पास है 21। तो 21 चौको 84 होगा। आपके पास अल्टीमेटली आएगा 3 -4 और 3 -4 की वैल्यू होगी -1। ठीक, एक बार जरूर इस प्रश्न को ट्राई करिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। -1 इज द राइट आंसर, -1 इज राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 12 सेंटीमीटर। 2 समांतर भुजाओं के बीच का जो अंतर है वो 12 सेंटीमीटर का दिया है। The perpendicular distance between these two parallel side is 60 सेंटीमीटर। उन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो 60 सेंटीमीटर है। If the area of trapezium is 1380, यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 1380 हो, then find the length of each of the parallel side। तो प्रत्येक समांतर भुजा की माप क्या होने वाली है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से इस चीज को जानिएगा। ठीक है, क्या है, समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं हैं। तो अगर मैं एक समलंब या एक रोम्बस यहां से ऐसे ले लेता हूं, देखना जरा, एक रोम्बस यहां से ऐसे मैंने ले लिया। ठीक, इसका कुछ भी नाम रख लो। 2 पैरेलल साइड है जिसके बीच का डिफरेंस 12 है, और उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये आपको दे रखी है 60। बहुत ध्यान से समझना। एरिया दिया है 1380। तो मैं ये समझता हूं कि जो इसका ट्रेपेजियम का एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई होता है हाइट से, और हाइट है आपके पास 60। हाइट कितनी है, 60। ठीक, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड। अब अगर मैं इसका यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं 1380 का, तो 13 दूनी 26, 2760 हो जाएगा, 2760। और यहां पर आपके पास आ जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और मल्टीप्लाई 60 था, तो अगर मैं 60 से डिवाइड भी कर लूंगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 चरंग 36 हो जाएगा। यानी हमें यह पता चल जाएगा कि उन दोनों समांतर भुजाओं का जो योग होगा वो 46 होगा, और उसके बीच का डिफरेंस आपको 12 दे ही रखा था। तो सिर्फ यही चेक करना है, क्या इनके बीच का डिफरेंस 12 है, लेकिन क्या इनका जो सम है वो 46 है, बोले नहीं है। इसके बीच का डिफरेंस 12 है, सम 46 नहीं है। इसके बीच का डिफरेंस 12 है,
सम 46 भी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो ठीक है क्या बच्चे? केवल इतना काम करना था और इतने में ये क्वेश्चन आपसे बड़ी इजीली सॉल्व हो जाता, नथिंग एल्स टू डू, कुछ और करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। समझ में आई बात? ठीक है। नमूना डेटा के लिए माध्य इतना है, दो बार माध्य है क्या, मीन इतना है, मीडियन ये है, तो यहाँ पर माध्य है और ये माध्यिका होगी। ठीक है, टाइपिस्ट से थोड़ी गलती हुई, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, माध्यिका है ये। और यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोड इज, मोड का यानी बहुलक आपको निकालना है। इसके लिए एक बड़ा प्रचलित और बड़ा फेमस फॉर्मूला है, वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, जिन बच्चों को आता होगा उनका सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। मोड इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन। ये एक बड़ा फेमस फॉर्मूला है। इस पर आप अगर देखो तो रेलवे में भी स्टैटिस्टिक्स में इसमें बहुत सवाल पूछे गए थे, और क्योंकि इस बार आप में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स जोड़ी गई थी, तो इसमें भी इसी फॉर्मूले पर आपसे एक सवाल पूछा गया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपसे वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी, जिसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह होती है, वैसे प्रश्न भी आने की संभावनाएं रहेंगी 2023 वाले सीजीएल के मेंस में, हो सकता है प्री में भी। फिलहाल कोई बात नहीं, अभी मोड चाहिए। तो देखो मीन कितना दिया है 60, 60 दूनी 120, और मीडियन कितनी दी है 48, 48 गुणे 3 करेंगे तो 120 और 144, तो 144 में से 120 माइनस कर देंगे तो आपके पास जो मोड होगा वो आपके पास 24 आ जाएगा, यानी जो बहुलक होगा वो कितना होगा 24 होगा, और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल इस एक बेसिक फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन आधारित था, कोई और ज़्यादा चीज़ करनी नहीं। एक ट्राइंगल है PQR, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका सेंट्रॉइड यानी बहुलक दिया है, AP आपको 6 दे रखा है, PQ 6 दे रखा है, PL की लेंथ क्या होगी। एक बहुलक, एक मतलब समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, एक ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, PQR एक समबाहु त्रिभुज है, PQ 6 सेंटीमीटर दिया है, ये 6 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर। PL की लेंथ क्या होगी अगर L केंद्रक है। सबसे पहले तो केंद्रक मतलब जो सेंट्रॉइड है वो क्या होता है, तो त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं होती हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वही इनका केंद्रक होता है, ये है L। मतलब आप ऐसे कह सकते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज सेंट्रॉइड। किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाओं का कटान बिंदु ही उसका केंद्रक होता है। ठीक है, अब आपको दिया है कि PQ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, उसके बाद PL की लंबाई क्या होगी, ये लंबाई क्या होगी, P से L की ये लंबाई क्या होगी, ये लंबाई क्या होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये समबाहु त्रिभुज था तो समबाहु त्रिभुज की टोटल हाइट क्या होगी, टोटल हाइट होगी √3/2 इंटू A यानी कि 6, यानी 3√3 होगी टोटल हाइट। यही इसकी हाइट होती है, यही इसकी मीडियन होगा, यही इसका एल्टीट्यूड होगा, यही इसकी माध्यिका होगी, यही परपेंडिकुलर होगा, सब कुछ यही होगा, केवल ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है। ठीक, तो ये हाइट होगा इसकी। और समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वो हमेशा 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड होती है। बड़ा वाला हिस्सा यानी कि कोण से लेकर केंद्रक की जो दूरी होती है 2 के रेशियो में होती है, और केंद्रक से लेकर साइड की जो डिस्टेंस होती है 1 के रेशियो में होती है। तो 2 और 1 3 यूनिट जो है आपके पास 3√3 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2√2 होगी और 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। आपको 2 की वैल्यू चाहिए थी तो ये आपके पास आ जाएगी 2√3 होगी, क्या होगी 2√3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2√3, यानी PL की जो लेंथ पूछी गई थी वो कितनी हो जाएगी 2√3। बेसिक थ्योरम पर ये क्वेश्चन है, सिर्फ सेंट्रॉइड पर बेस ये क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। cos 120 की वैल्यू पूछ दिया गया है, कैसे लिखेंगे, cos 90 + 30, और सभी को पता होना चाहिए कि cos 90 + थीटा क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट से मुझे बता दो फटाक से, cos 90 + थीटा क्या होगा। कुछ भी उल्टा सीधा जवाब नहीं देना, सही सही जवाब देना। cos 90 + थीटा कहीं माइनस साइन थीटा तो नहीं होता, बोले यस सर, तो ये बन जाएगा -sin 30। sin 30 यानी क्या होता है 1/2, माइनस लगा है, लेकिन आंसर हमें फ्रैक्शन में ना देकर पॉइंट में देना, दशमलव में देना, तो 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा -0.5, सी इज द राइट आंसर। ये 6 मार्च मेंस में क्वेश्चन पूछे गए, ये मेंस का क्वेश्चन है भाई। अब आप समझिए कि मेंस का क्वेश्चन कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं।
अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहता है 4x² + y² = 40 है और xy 6 है, तो 2x + y की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आप सिंपल वैल्यू पुटिंग या वैल्यू के इमेजिनेशन से भी आराम से बना सकते हैं। फॉर्मूले से बनाना चाहे तो फॉर्मूले से ही बनाइए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आप वैल्यू इमेजिनेट करेंगे तो आराम से आंसर आ सकता है। कोई बहुत कठिन चीज़ इसमें आपसे नहीं पूछी गई। देखिए, हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर x y 6 है तो x × y का मान 6 हो सकने का कारण यह है कि ये 2 × 3 भी हो सकता है और ये 3 × 2 भी हो सकता है, 1 × 6 भी हो सकता है, 6 × 1 भी हो सकता है। इन्हीं दोनों में कोई बात होगी। तो अगर मैं सेटिस्फाई करा के ये चेक कर लेता हूँ कि कौन सा होना चाहिए। मान लीजिए x का मान 2 है, तो 2 दूनी 4 और 4 चौको 16, और अगर y का मान 3 रखेंगे तो 9, तो 16 और 9 तो 25 होता है। मतलब 2 और 3 तो नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? 2 और 3 वाला ऑप्शन तो खत्म। लेकिन अगर मैं x का मान 3 रख लूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौको 36, और अगर मैं y का मान 2 रख लूँ तो 2 का स्क्वायर 4 यानी 40 बन जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 2 होगी। अब अगर x की वैल्यू 3 हो गई तो 2 × 3, और y की वैल्यू तो 2 है ही, तो 3 दूनी 6, दूनी 6 + 2 क्या बन जाएगा? 8। आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल वैल्यू इमेजिनेशन, जिसे आप वैल्यू पुटिंग भी जानते हैं, से सवाल हो सकता है। फॉर्मूला बनाना चाहें फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। a + b पूछा गया है और a² + b² आपको दिया हुआ है, और आपके पास यहाँ पर भी कुछ वैल्यू दी हुई है, आराम से बना जा सकता है। ठीक, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए, 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या में अनुपात 5, 4, 3 और 1 है। यदि सिक्कों की कुल राशि 285 है तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5 है और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1 है। तो 5 और 1 का जो डिफरेंस होगा वो 4 होगा, यानी आंसर 4 से कटने वाला होना चाहिए। तो 4 से कटने वाला आंसर होना चाहिए, इसलिए 30 तो गलत हो गया कि बी आंसर नहीं हो सकता। अब इसी को आपको पूरा लिख के करना हो तो कोई मतलब नहीं होगा। देखना, 25 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो कितना हिसाब बनेगा। 25 पैसे के 5 सिक्के से 25 पंचे 125, 1 रुपये 25 पैसे बनेगा। डायरेक्ट इस बात को समझते हैं ना, क्या लिखना कि मूल्य, वर्ग और फिर रेशियो। मेंस का पेपर था ना, लिखना जरूरी थोड़ी है। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के हैं। 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपये बना देंगे। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं। 2 रुपए के 3 सिक्के 6 रुपये बना देंगे। और 5 रुपए का 1 सिक्का है, यानी कि 1 का रेशियो, तो 5 रुपये बना देंगे। तो 6, 5, 11, 11, 2, 13, 1, 14, 14.25, और इसका मान सवाल में कितने के बराबर दिया है? 285 रुपये के बराबर दिया है। काटा पीटी करके गेम खत्म करना है, और जैसे ही गेम खत्म होगा आपका काम खत्म हो जाएगा। देखिए जरा कैसे करना है गेम खत्म। अगर मैं यहाँ से दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लूँ तो काम ठीक रहेगा? बोले हाँ सर। 14 का अगर 1400 है, मान लो अगर ये 1400 होता, पूरा पूरा कितना होता? 1400। अगर ये 1400 होता और 1400 का गुणा हम 20 में करते तो 28,000 आ जाता, ये 28,000 आता। और ये बचा 25, 25 का गुणा अगर हम 20 में करेंगे तो 500 भी आ जाएगा, यानी 1425 से पूरा पूरा 20 बार में कट जाएगा। अब अगर आपको ये पता चल गया कि 1 यूनिट 20 के बराबर है, तो आपको तो 4 यूनिट निकालनी थी ना। 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अंतर जो कि 4 था, तो 20 चौको क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, कि उनकी संख्या में अंतर जो होगा वो 80 का अंतर होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या? नहीं करना, पूरा लिखना नहीं है, मेंस का पेपर है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, सवाल नंबर 21 को सॉल्व कर लेते हैं। 20 तक होने के बाद सवाल नंबर 21वां। ठीक है, देखिए एसएससी सीजीएल 6 मार्च 2023 को जो 2022-23 का मेंस था, उसमें ये एक इतना सरल सा सवाल भी आपसे पूछा गया है। अब ऐसे सवाल क्या होते हैं ना, आपके बोनस मार्क्स होते हैं, ये आपको बोनस में मिल जाते हैं। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए जो है बी की तुलना में 4 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो अगर मैं ए और बी की बात करता हूं तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी? अगर ए बी का 4 गुना अधिक दक्ष है तो बी की इफिशियंसी अगर 1 हुई तो ए की कितनी होगी? 4 होगी। ये इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। अब क्या है कि ये दोनों इसी इफिशियंसी से 48 दिन में काम करते हैं।
तो अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में जो काम होगा वो 5 यूनिट होगा, और टोटल क्या काम हो जाएगा, एक दिन में 5 यूनिट, 48 दिन तक इन्होंने काम किया है, तो ये 48 काम हो गया। अब आपसे कह रहा है बताइए अगर ये जो अपना टोटल वर्क आया है, इस टोटल वर्क को अगर बी ने ही अकेले करना होता तो बी अकेले की क्षमता कितनी है, बोले सर 1 है। तो यानी 48 गुणे 5/1 ये सॉल्व करना था। 48 गुणे 5 क्या होता है 240, यानी बी उसी काम को 240 दिन में कर लेगा, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, ठीक है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, और ये है आपका अगला क्वेश्चन। कहता है m के किस मान के लिए एक ये रेखीय समीकरण, यानी कि आपके पास एक ये समीकरण है, एक ये समीकरण है, इसमें आपको m की वैल्यू निकालनी है जब इसका कोई भी हल ना हो, नो सोल्यूशन वाला केस हो। तो नो सोल्यूशन वाले केस में क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि कोई भी हल ना हो, नो सोल्यूशन वाला केस हो, और आपके पास दो रेखीय समीकरण हो जिसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, तो अगर मान लीजिए आपके पास पहला रेखीय समीकरण ये है कि a1x प्लस b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, एक रेखीय समीकरण ये हो जाए, और दूसरा रेखीय समीकरण हो जाए कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो रेखीय समीकरण हो और केस हो नो सोल्यूशन वाला। तो इसमें जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, ये लिखा जाता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। आपके लिए यहां पर एक होमवर्क होगा, वो क्या है होमवर्क, जरा उसको भी सुनिएगा। नो सोल्यूशन वाला केस तो मैंने आपके सामने लिख दिया कि नो सोल्यूशन वाले केस में ये करना होता है, लेकिन आपको मुझे कमेंट में ये बताना होगा सभी बच्चों को कि अगर यहां पर इनफाइनाइट सोल्यूशन यानी कि मैनी सोल्यूशन हो तो क्या केस बनता है, अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन हो तो क्या केस बनता है, और एक तीसरा केस होता है यूनिक सोल्यूशन के लिए, अगर कोई यूनिक सोल्यूशन हो तो क्या केस बनता है। ये दोनों बहुत सिंपल सी बातें हैं, बस यहाँ पर इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू होता है और यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू हटके इज इक्वल टू हो जाता है, बस ठीक है। फिलहाल अभी हम अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास a1 कितना है, जो x का गुणांक होगा पहले समीकरण में वो a1 होता है, तो a1 का मतलब 18 और x का गुणांक जो दूसरे समीकरण में होता है वो होता है a2 यानी कि 18/7 बराबर y का गुणांक जो पहले समीकरण में है विथ साइन, आपको याद रखना है ये माइनस का 72, और यहां पर y का साइन, y का गुणांक विथ साइन यानी कि माइनस का m, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 18 से 4 बार में ये हो जाएगा और 7 चौको 28, यानी m की जो वैल्यू होगी वो 28 हो जाएगी। यही आपसे पूछा था कि m की वैल्यू क्या होगी, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 28, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको चीजें सही से डिलीवर कर रहा हूं और समझा पा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट शूट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10% और 10% की क्रमिक यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट है दो, 10% और 10% के, इनके बराबर का एकल डिस्काउंट क्या होगा। बोनस क्वेश्चन, अगर आप इसमें ए बी रूल लगा लें तो भी काम बन जाएगा, आप इसको 100 मान के कर ले तो भी काम हो जाएगा, आप इसको सक्सेसिव से कर ले तो भी काम हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि पहला डिस्काउंट 10% का, दूसरा भी डिस्काउंट 10% का, तो आगे क्या लिखा जाएगा, आगे होगा 10 गुणे 10/100, तो -10 और -10 माइनस का 20, और यहाँ पर आपके पास प्लस का 1, तो ये आपका रिजल्ट होगा माइनस का 19। माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये डिस्काउंट है, तो आप ये बता पाओगे कि 10% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा वो होने वाला है 19%, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 from the top of an upright pole 24√3 feet high, 24√3 मीटर ऊंचे एक सीधे खंबे के शीर्ष से एक सीधे टावर के शीर्ष की ऊंचाई का जो कोण था वो 60 डिग्री था। कहने का मतलब एक अपने पास ये टावर था और एक अपने पास ये खंबा था, ठीक। खंबे की ऊंचाई आपको दे रखी है 24√3, कितनी है 24√3। इस खंबे के शीर्ष से इस टावर के शीर्ष का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक है। यदि खंबे के पैर टावर के पैर से 60 फीट की दूरी पर हो, यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये 60 फीट की डिस्टेंस है, तो अगर ये 60 हो गई तो बहुत सिंपल सी बात है भाई कि ये भी 60 हो जाएगी।
और एंगल 60 डिग्री होने पर, मैंने आपको फिर से बोल रहा है, मैं पिछले भी टर्म पर आपको बोला था, पिछली भी क्लास में बोला था, और आप अगर देखें तो मेंस में हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भले ही कभी उसमें एंगल 45 हो, कभी एंगल 30 हो, कभी 60 हो, कभी 45, 30, 60 तीनों मिक्स होकर भी मिल सकता है, ठीक है, और मिला ही है। तो एंगल 60 डिग्री होने पर परपेंडिकुलर यानी लंब और आधार का जो रेशियो होता है वो √3:1 होता है। क्या होता है? √3 और 1 का रेशियो होता है। कहने का मतलब अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इसका जो लंब होगा वो √3 के रेशियो में होगा, जबकि इसका जो बेस है वो 1 के रेशियो में होगा। तो 1 की वैल्यू अगर 60 है तो √3 की वैल्यू क्या होगी? √3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 60√3। कितनी हो जाएगी? 60√3। तो इतनी डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस, ये 60√3 आ जाएगी, जबकि ये डिस्टेंस आपको 24√3 ऑलरेडी दी थी। तो आपसे जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि टावर की लंबाई कितनी थी, तो बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी, 60√3 और प्लस 24√3 को जब हम ऐड कर देंगे तो टावर की टोटल हाइट आ जाएगी 84√3, और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बस इतना सा काम करना था। हाइट एंड डिस्टेंस के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट का ये सवाल आपसे मेंस में पूछा गया है, और ये भी बोनस क्वेश्चन ही बन जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है इस डेटा का मोड क्या होगा। देखिए 6 मार्च वाली शिफ्ट में भी आपसे मोड का एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे भी आपसे एक क्वेश्चन मोड का पूछा गया है। और मोड होता क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर आपको एक बार बता देता हूँ कि जो मोड होता है वो क्या होता है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मोड। किसी भी ऑब्जर्वेशन या किसी एक पर्टिकुलर डेटा की जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही क्या होता है? मोड। हिंदी में इसे बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक। यानी जो डेटा सबसे ज़्यादा बार आएगा वही क्या होगा? बहुलक होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, तो आप उसी को क्या कहोगे कि वही होगा बहुलक। तो 27 एक बार है, 27 दो बार है, 27 तीन बार है। क्या इसके अलावा कोई और डेटा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ हो? तो आप बोलोगे 13 को देखें तो 13 एक बार है, 13 दो बार है, बस 13 दो ही बार है। फिर अगर मैं 31 को देख लेता हूं तो नहीं मिलेगा, 15 देख लेता हूं नहीं मिलेगा, 27 देख लेता हूं नहीं मिलेगा। यानी बहुलक जो होगा इसका वो हो जाएगा 27। जो सबसे मैक्सिमम टाइम क्या हुआ हो? रिपीट हुआ हो, मैक्सिमम मैक्स टाइम रिपीट वाला ही डेटा बहुलक होता है। कहता है 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7 और 5 था, ठीक है। अब से 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11 और 9 होगा। तो वर्तमान में ए की एज कितनी है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। समझना क्या है उस चीज को आप समझो। देखो अगर ये बोल रहा है वर्तमान की बात, तो हमने यहां पे लिखा वर्तमान। इस वर्तमान से जब 6 वर्ष पहले पहुंचते हैं तो ए और बी की एज का जो रेशियो है वो रेशियो रहता है 7 और 5 का, ठीक। और जब इस वर्तमान से हम लोग 4 साल आगे पहुंचते हैं, यानी फ्यूचर की तरफ 4 साल आगे जाते हैं, तो ये गैप, ये अनुपात क्या हो जाता है? 11:9 का होता है। अब ध्यान देने और समझने वाला सबसे बेसिक पॉइंट यहाँ पर ये है, आप याद रखो कि यहाँ पर जो गैप है ना ए और बी की एज का, ए और बी इनकी एज का जो गैप है यहाँ पर 2 साल है, और ये गैप यहाँ पे भी 2 साल है। तो जब ये गैप बराबर होता है तो ये सवाल बहुत इजी हो जाता है। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ ये देखो कि 7 से ए की एज 11 के यूनिट में हो गई और बी की एज 5 यूनिट से 9 यूनिट हो गई, यानी दोनों ही बार 4 यूनिट का हिसाब किताब हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो 4 यूनिट का हिसाब किताब बढ़ता है ये किस कारण से बढ़ रहा है? तो ये 4 यूनिट का हिसाब किताब 6 और 4 10 वर्ष के कारण बढ़ रहा है। कितने वर्ष के कारण? 10 वर्ष के कारण। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा नहीं सकते हो, लगा सकते हो, आंसर उससे भी आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 4 यूनिट की वैल्यू अगर 10 वर्ष है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.5 वर्ष। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 वर्ष हो गई तो आपसे पूछता रहा था ए की वर्तमान उम्र क्या होगी। ये बात बहुत सरल हो जाती है। 1 यूनिट अगर 2.5 साल है तो हम देखेंगे 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 7 यूनिट की वैल्यू 7 × 2.5 यानी 17.5 वर्ष होगी। और ये 17.5 वर्ष 6 साल पहले है। तो अगर मैं वर्तमान में ए की एज निकालूंगा तो 17.5 साल और प्लस 6 साल अगर उसमें हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 23.5 वर्ष का होगा ए।
तो a कितने वर्ष का होगा, 17 और 6 23 सही, 1/2 यानी 23.5 वर्ष a की वर्तमान उम्र होगी। c की भी पूछ सकता है। और एक और बात मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको भी सुन लीजिए कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप यहाँ से ही a की 7 का रेशियो निकालें और फिर 6 जोड़ें, ऐसा जरूरी नहीं है। आप इस 11 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं 2.5 के हिसाब से, और उसमें 4 वर्ष अगर घटाएंगे तो भी आपका 23.5 ही आएगा। तो अगर एक का यूनिट 2.5 वर्ष है तो 11 यूनिट कितना होगा, 27.5 साल, और 27.5 साल में अगर आप 4 साल घटाओगे तो 23.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें सेम है। हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि मिसेस दीपा देवी सेव्स 30% ऑफ हिज सैलरी ऑफ हर सैलरी इफ सी रिसीव 42,000 पर मंथ एज हर सैलरी, व्हाट इज हर मंथली एक्सपेंडिचर। तो उसका मंथली इनकम क्या होगी। आप एक बहुत सिंपल सी बात बताना कि अगर वो 30% सेव करती हैं तो क्या हम ये समझ दें कि 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/10 होता है, यानी कि अगर उन्होंने 10 के रेशियो में आमदनी की है, यानी उनकी अगर इनकम 10 के अनुपात में है तो उसमें से 3 के रेशियो में वो सेव कर रही हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनकम का रेशियो यहाँ 10 होगा, जिसमें सेविंग जो है वो 3 के रेशियो में है। तो 101% जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, वो 7 के रेशियो में आएगा, यानी एक्सपेंडिचर जो होगा वो 7 के रेशियो में होगा। तो हम सिर्फ ये चेक कर लें कि 7 से डिविजिबल कौन सा नंबर है यहाँ पर, और ये चेक करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, आराम से चेक किया जा सकता है। 7 चौको 28 नहीं कटेगा, 7 चौको 28, 7 दूनी 14 कट सकता है, 7 चौको 28 नहीं कटेगा, 7 चौको 28 नहीं कटेगा। यानी कि अगर एक्सपेंडिचर की बात की जा रही तो ऑप्शन बी ही आपको ऐसा मिलेगा जो कि 7 से डिवाइड होगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 10 यूनिट की जो वैल्यू है, जो कि इनकम है, वो इनकम उसकी 42,000 के बराबर है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4200। तो आपको 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 7 के रेशियो में ही उसका एक्सपेंडिचर है, खर्च है। तो 4200 गुणे 7 करके भी आप आंसर निकाल सकते हो कि आंसर 29,400 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन पहले वाले तरीके इस तरीके से करके आप समय की बचत कर सकते थे बस। ठीक है, सवाल नंबर 28 पे चलते हैं। ये कह रहा है यदि फाइंड द अमाउंट, इंटीग्रल वैल्यू बतानी है ओनली, इफ द सम ऑफ ₹6,500 इज बीइंग बोरोड एट 10% इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो 6500 पर लगने वाला ब्याज कितना होगा 10% वार्षिक ब्याज की दर से। देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है कि अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, कैसे हाफ ईयरली, अगर क्या होता है सबटेंड होता है, यानी अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो खुद का आधी हो जाती है और जो टाइम होता है वो खुद का डबल हो जाता है। ये बात आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 10% दे रहा था तो अब हाफ होने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इफेक्टिव होगी वो कितनी होगी 5%। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो पहले क्या था, टाइम 2 वर्ष का था, अब ये 2 गुना हो जाएगा तो 4 वर्ष का टाइम हो जाएगा। कितने वर्ष का टाइम हो जाएगा, 4 वर्ष का। ठीक है, अब आप ये बात अगर डायरेक्टली जानते हो कि 5% की दर से 4 वर्ष का जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो 21.something% होता है, तो सो फॉर सो गुड। और अगर नहीं जानते हो तो भी आंसर आपका आएगा। कैसे, और ये कैलकुलेशन कोई आपकी बहुत लेंदी नहीं होगी, कैसे जरा समझना। इसका मतलब यह है कि 5% की दर से 4 साल का इंटरेस्ट लेना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं 5 को 2 बार सॉल्व कर लेता हूँ। तो 5 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 5/100, यही तो होगा। ए बी रूल से, हाँ या ना, बोले हाँ सर यही हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 10.25 आ जाएगा, 10.25 आ जाएगा। अच्छा, अभी भी 2 बार 5 बाकी है, तो जब उसको भी सॉल्व करोगे तो 10.25 आ जाएगा। तो मैं अब क्या बोल रहा हूँ, मैं अब आपको ये बोल रहा हूँ कि आप 10.25 को अगर 2 बार सॉल्व करते हैं कि 10.25 प्लस में 10.25, और यहाँ पर क्या होगा प्लस 10.25 इंटू 10.25 अपॉन 100, तो आप इससे भी सॉल्व करके आंसर निकाल सकते थे। लेकिन बेसिक मुद्दा ये नहीं कि आप इसे सॉल्व करें पूरा और फिर आंसर निकालें, नहीं। देखिए आपसे यहाँ पर एक हिंट आपको सवाल में ही दे दिया है कि आपसे जो वैल्यू पूछी है वो पूर्णांक पूछा है, इंटीजर वैल्यू पूछी है। तो ये एक प्लस पॉइंट है
कैसे प्लस पॉइंट है समझना जरा। वो प्लस पॉइंट ऐसे है कि अगर हम 10.25 को 10.25 को 2 बार जोड़ेंगे तो ये 20.50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20.50। यानी एटलीस्ट अगर मैं बोलूं कि कम से कम इतने परसेंट तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा ही, 20.50% तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं इसी को कैलकुलेट कर लेता हूँ 6500 पर, तो कोशिश करके देखते हैं कि कहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे। और वो पूछ रहा था राशि क्या होगी, यानी कि आपसे वो पूछ रहा है मिश्र धन। तो मैं अगर 20.5% ही निकालता हूँ तो 6500 का 10% 650, 20% इसका हो जाएगा 1300। तो अगर मैं इसमें 1300 ऐड कर देता हूँ तो हम लोग 7800 तक तो पहुँच जाएंगे। 7800 पहुँच गए, यस और नो। अब अगर मैं आधा % और कैलकुलेट करता हूँ तो इसका आधा क्या होगा? 32.25। क्या होगा? 32.50। तो अगर इसको देख लेंगे तो 7832.5 तो अपने पास आना कंफर्म हो गया कि इतना तो आएगा ही। अब इससे थोड़ा सा ज़्यादा और जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा और, बहुत नहीं जाएगा। तो अगर हम 7832 से थोड़ा ज़्यादा और बढ़ेंगे तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि ये ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता था कि 7800 से कम है। अब 7832 से थोड़ा और ज़्यादा बढ़ेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा 7900 है। तो थोड़ा ही और ज़्यादा बढ़कर हम अपने उत्तर को निकाल सकते हैं कि ये 7900 होगा कंफर्म। इसके अलावा कुछ नहीं करना। या फिर आपको ये कन्फर्मली याद हो, कई बार ऐसा डेटा आपको मिलेगा जो अगर याद होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। कई बार मैथ में आपको कई सारे डेटा याद रखने होते हैं। जैसे 5% 4 साल के लिए 21.75% का इंटरेस्ट दे देता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस से नहीं भी याद रहा तो आप इस ढंग से कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से आंसर निकालना इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद हम लोग 29 पे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है और ये नंबर निम्नलिखित में से किससे डिवाइड होगा। ये ऑप्शन दिए हैं, इसमें से किससे डिवाइड होगा। अब इस चीज़ को समझते हैं जरा, किससे डिवाइड होगा। तो इसका यूनिट डिजिट जो है ना 0 है ना 5 है, तो इसका मतलब ये नंबर 5 से तो डिवाइड होने से रहा, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता है। अब अगर हम ये देखें कि क्या ये नंबर जो है 16 से डिवाइड होता है, तो 16 से डिविजिबिलिटी लास्ट के 4 डिजिट में देखी जाती है। तो 16 दूनी 32, 10 बचेगा, यहाँ पर 101 हो जाएगा, 16 छक्के 96, यहाँ पर 5 56 हो जाएगा। मतलब ये नंबर 16 से भी डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो समझना ध्यान से। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैंने ये लिखा है 16 गुणे 6, तो 16 गुणे 6 96 होता है, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ये जो 96 है ये 16 से डिवाइड होगा, यस और नो। तो जो नंबर 16 से डिवाइड होगा 101% वो 8 से तो डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, बात समझना। जो नंबर किससे डिविजिबल है? 16 से डिविजिबल है, 16 से डिविजिबल है, वो 101% या 100% 8 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो नंबर 8 से डिवाइड हो वो 16 से भी हो, ये नहीं हो सकता। अगर कोई नंबर बड़े नंबर से डिवाइड होता है तो 101% उसके फैक्टर से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो अगर ये नंबर 16 से डिवाइड नहीं हो रहा था तो मतलब ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब आपके पास से 4 में से 3 ऑप्शन आपने ये साबित कर दिए कि ये गलत है भाई, ये इससे डिवाइड नहीं होगा। तो 4 में से एक ही ऑप्शन बचा जिसका सही होना इसकी मजबूरी है। अब यही सही होगा कि ये दिया हुआ नंबर 11 से ही डिवाइड होगा। चेक कर लो, 6 में से 1 माइनस किया तो 5 हो गया, प्लस 2 में से 4 माइनस किया तो माइनस का 2 हो गया, 5 में से 2 माइनस किया तो प्लस का 3 हो गया, और 1 में से 0 माइनस कर लोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये क्या होगा कि ये नंबर जो हो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, है ना। इसी चीज को तो समझते हैं। अगर हम ये देखते हैं तो 6 में से 1 5, 2 में से 4 माइनस का 2, 5 में से 2 3, और 1 में से 0 1 हो जाएगा। अगर हम इसको चेक कर लें तो अपने पास क्या हो जाएगा, नहीं, हम ये 11 से नहीं डिवाइड होगा। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पर भूल गए थे, एक चीज आप भी याद रखो कि ये नंबर अगर 16 से डिवाइड नहीं हो रहा था तो 11, अच्छा इसको अगर 16 से डिवाइड नहीं हुआ तो एक चीज दिमाग से उतर गई कि इसको पहले 8 से चेक कर लो। ठीक है, अब अगर हम इसको 8 से चेक करते हैं तो 8 से डिविजिबिलिटी लास्ट के 3 अंकों पर चेक की जाती है। जैसे ये 216 हो गया, और 216 में भी अगर सैकड़े का अंक इवन नंबर है तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में ही डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 दूनी 16, मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 8 से। अब 11 को चेक करने की जरूरत नहीं थी।
वहाँ पर कुछ दिमाग में और चल गया था, जिसके कारण क्या हुआ, थोड़ी सी चीज़ें स्किप हो गई। यही सारी चीज़ें एग्जाम में होती हैं आपके साथ भी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 30 पर। कहता है सलोनी के द्वारा 4 पेपर में प्राप्त औसत अंक 51 है और 5वें पेपर में उसने 56 अंक मिले। सभी 5 पत्रों में उसका नया औसत क्या है। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है कि सारे के सारे 4 पेपर जो थे, 4 पेपर में उसका एवरेज जो था वो 51 चल रहा था। कितना चल रहा था, 51। अब ध्यान से सुनना, एक पेपर यहाँ पर और इंक्लूड हो गया और एक पेपर इंक्लूड होने के कारण, ध्यान से सुनिएगा, एक पेपर इंक्लूड होने के कारण जो नया एवरेज था, जिसमें इस एक पेपर में उसको नंबर मिले हैं 56। अब क्या हो रहा है, कह रहा है जो नया एवरेज होगा ना, वो एवरेज क्या होगा, समझो। अब देखो पहले उसके जो सभी 4 पेपर में नंबर मिल रहे थे वो 51 मिल रहे थे। यहाँ पर उसको कितने नंबर मिले, यहाँ पर उसको नंबर मिले हैं 56, यानी कि इस 51 से 5 नंबर ज़्यादा मिले। तो अब ये जो 5 नंबर ज़्यादा मिले हैं, पहले कितना नंबर मिल रहा था, 51 सभी में मिल रहा था, एवरेज था। अब क्या हुआ है कि अब उसको जो 56 नंबर मिले हैं, यानी 5 ज़्यादा नंबर मिले हैं, वो 5 ज़्यादा नंबर कितने सब्जेक्ट को इफेक्ट करेंगे, बोले सर अब 5 सब्जेक्ट को इफेक्ट करेंगे, यानी हर एक सब्जेक्ट में 1 नंबर का एवरेज बढ़ जाएगा। तो जो एवरेज पहले 51 था, वो एक ऐड होने के बाद नया एवरेज कितना बना लेगा, 52। ये क्या है, वेटेड एवरेज का तरीका होता है, 52 इज द राइट आंसर। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 4 नंबर में जो एवरेज था वो 51 चल रहा था, कितना चल रहा था, औसत अंक 51 थे। 5वें पेपर में उसे 56 नंबर मिले हैं। अब इसमें क्या हुआ, 5वें पेपर में 56 नंबर मिले हैं, तो ये 56 हो गया। अब टोटल 5 पेपर हो गए। तो अब अगर आप एवरेज निकालोगे ना, तो एवरेज कितना बन जाएगा, 52। ऐसे भी कर सकते हैं, तो लेकिन इसमें कैलकुलेशन आपको ज़्यादा है। ये तरीका होता है वेटेड एवरेज का। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, और कई बार इससे पहले जो प्रीवियस क्लासेस होती हैं, अच्छा हाँ, डेली आपको ये भी बता दूँ कि @6 PM पर मेरी डेली क्लास होती है माई पाठशाला चैनल पर, इसी पर, ठीक है। तो आप सब लोग वहाँ पे भी उपस्थित रहा करो। मैं आपको ये बता रहा था कि जो भी मेरी शाम वाली क्लास है, जिसमें जब कभी भी एवरेज का क्वेश्चन आता है, तो मैं आपसे हमेशा ये जरूर कहता हूँ कि आपने एवरेज या अर्थमेटिक कहीं से भी पढ़ रखी हो, उसमें वेटेड एवरेज को अगर ढंग से नहीं पढ़ा है तो उसे ढंग से पढ़िए। क्योंकि मुझे लगता है कि 85% क्वेश्चन एवरेज के, औसत के वेटेड एवरेज से ही हो जाते हैं। कुछ में ज़रूरत होती है कुछ और करने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सारे के सारे क्वेश्चन एवरेज के इससे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 6 मार्च का पूरा 30 क्वेश्चन का सलूशन है, और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी जो आपको सलूशन दूंगा वो आपकी बहुत मदद करेंगे। और डेली शाम को 6 बजे सभी लोग उपस्थित होना ना भूला करिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।